सभी विद्यार्थियों का जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आज की अपनी जो क्लास होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज से हम जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान के जिला दर्शनों का सचित्र जिला दर्शन अध्ययन करेंगे। और मैं आपको यहाँ इस क्लास से या राजस्थान के जिला दर्शनों के शुभारंभ से और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप राजस्थान से संबंधित कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना कि हमारे द्वारा या जीएस प्लेनेट पर पढ़ा दिए गए जिला दर्शन से बाहर कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं या ये मेरी गारंटी भी है कि जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यदि आपने राजस्थान के संपूर्ण जिला दर्शन का विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया तो चाहे आप एक लोअर से मानी नीची से नीची पोस्ट से लेकर ऊपरी पोस्ट मानी आरएस तक का एग्जाम दोगे तो राजस्थान जीके से संबंधित हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे इस जिला दर्शन की क्लासों से या हमारे जीएस प्लेनेट की जिला दर्शन जो बुकलेट है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ये मैं आपसे वादा करता हूं या आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज हनुमान जन्मोत्सव पर आज है चैत्र पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। और आज हमारे जिला दर्शन की जो शुरुआत है वो कलयुग के वर्तमान जो देवता हैं और हनुमान जन्मोत्सव के शुभारंभ पर। और आज का अपना राजस्थान जिला दर्शन में पहला जिला दर्शन होगा वीरों का जिला झुंझुनू जिला, शेखावाटी का सिरमौर जिला झुंझुनू जिला होगा। और राजस्थान की जिला दर्शन क्लासों में आज की अपनी जो पहली क्लास है वो होगी झुंझुनू जिला दर्शन से संबंधित संपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक तथ्यों से संबंधित जो विस्तृत सामान्य ज्ञान है वो आपके सामने मेरे द्वारा मैं सुरेंद्र महला आपके सामने आज झुंझुनू का जो संपूर्ण जिला दर्शन है वो सचित्र उसकी प्रस्तुति करूंगा। और अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। और राजस्थान के जिला दर्शन में आज का अपना जिला है झुंझुनू जिला। आज का अपना जिला कौन सा है? झुंझुनू जिला है, जिसे वीरों का जिला कहा जाता है, मानी जिसे शेखावाटी का सिरमौर जिले के नाम से जाना जाता है या जिसे शेखावाटी का हृदय भी हम इस झुंझुनू जिले को कह सकते हैं। तो प्रत्येक जो जिला दर्शन है आपको इसी प्रकार से सचित्र उसका अध्ययन करवाया जाएगा। प्रत्येक चीज का चित्र के माध्यम से उसकी व्याख्या की जाएगी और उसके बाद में जीएस प्लेनेट के ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको यह बुकलेट उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि देखो जिला दर्शन अध्ययन करने से जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं फायदे क्या हैं। देखो जिला दर्शन सामान्य ज्ञान एक ऐसा जो दर्शन है जिससे हमें एक ही जिले से संबंधित संपूर्ण जो तथ्य हैं वो हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले राजस्थान के जिला दर्शनों में और सबसे पहले जो झुंझुनू जिला आता है उसका उपनाम कि हर जिले का क्या होना चाहिए? उपनाम हमें पता होना चाहिए। तो जो झुंझुनू जिला है वर्तमान राजस्थान के 33 जिलों में, वर्तमान राजस्थान के 33 जिलों में और जो 7 संभाग हैं उन 33 जिलों में झुंझुनू जिला राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है। और अपने राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। और उन 7 संभागों में से झुंझुनू जिला कौन से संभाग में आता है? उन 7 संभागों में से झुंझुनू जिला जयपुर संभाग में आता है। मानी राजस्थान में वर्तमान परिस्थिति में या वर्तमान समय में राजस्थान में जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। और संभाग कितने हैं? 7 संभाग हैं। और 7 संभागों में से झुंझुनू जिला किस संभाग में आता है? झुंझुनू जिला जयपुर संभाग में आता है। और यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख जिला या शेखावाटी का इसे सिरमौर जिला भी कहा जाता है या झुंझुनू जिले को शेखावाटी की आत्मा भी कहते हैं। झुंझुनू जिले को क्या कहते हैं? शेखावाटी की आत्मा भी। जैसे राजस्थान की आत्मा
या राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को। राजस्थान का हृदय या राजस्थान का हार्ट किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। तो शेखावाटी का हृदय किसको कहते हैं? झुंझुनू जिले को कहते हैं। कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग के अधीन आता है। सबसे पहले हमें देखने हैं कि हर जिले के, बेटा हर जिले के हमें उपनाम याद होने चाहिए। तो जिला दर्शन से हम प्रत्येक जिले के अलग अलग उपनामों का अध्ययन करेंगे और फिर बेटा इन जिलों से क्या होगा, जैसे आज की क्लास में हम झुंझुनू जिले का अध्ययन कर रहे हैं, आगे दूसरे जिले का अध्ययन करेंगे, उस समय भी हम पिछले वाले जिले को साथ में रिपीट करेंगे। तो आज अपनी पहली क्लास है, तो आज केवल हम झुंझुनू जिला दर्शन के बारे में ही या झुंझुनू में स्थित महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो शेखावाटी का हृदय स्थल उपनाम से प्रसिद्ध झुंझुनू जिले को झुंझार जाट की भूमि व वीरों की भूमि कहा जाता है। जैसे राजस्थान राज्य को वीरों का राज्य कहते हैं, उसी प्रकार झुंझुनू जिले को वीरों की भूमि आज क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक सैनिक, वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक सैनिक और सर्वाधिक शहीद देने वाला जिला कौन सा है? वर्तमान में राजस्थान में झुंझुनू जिला ऐसा जिला है जिसने भारत को सर्वाधिक सैनिक दिए हैं तीनों सेनाओं में, और सबसे ज्यादा राजस्थान में जो शहीद हुए हैं या जिन्होंने वीरगति प्राप्त की है वो कौन से जिले के वीर हैं या कौन से जिले के सैनिक हैं? झुंझुनू जिले के सैनिक हैं। तो हम यहां झुंझुनू जिले को कह सकते हैं कि झुंझुनू जिले को सैनिकों की फैक्ट्री के नाम से भी या सैनिकों की भूमि के नाम से भी या इससे वीरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और इसी झुंझुनू जिले को झुंझार जाट की भूमि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि झुंझुनू जिले का वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? झुंझुनू को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया झुंझार सिंह जाट ने, इसलिए इसे झुंझार जाट की भूमि और वीरों की भूमि से क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता दिया है। इसके अलावा इसे शेखावाटी का हृदय भी कहा जाता है या झुंझुनू जिले को शेखावाटी के हार्ट के नाम से भी जाना जाता है, या शेखावाटी का क्या कहते हैं? इसे हार्ट के नाम से भी, जैसे राजस्थान का हार्ट किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि झुंझुनू जो जिला है जयपुर संभाग में आता है और शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख जिला है। इस जिले के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं वो एक बार आपको इसमें थोड़ा स्क्रीन पे, ये है झुंझुनू का मैप, ये क्या है? झुंझुनू का मैप है। और इस झुंझुनू के मैप में यदि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि इसमें झुंझुनू जिले के प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों में आता है पिलानी। कि पिलानी क्या है? ये भारत के अमीर आदमियों में शामिल बिड़ला की जन्मभूमि क्या है? पिलानी है। ठीक है, पिलानी के बाद अपना आता है सिंघाड़ा और खेतड़ी, जो राजस्थान की तामर नगरी के नाम से जाना जाता है। सिंघाड़ा और खेतड़ी, इनकी बेटा सचित्र डिटेल से भी हम आगे अध्ययन करेंगे कि सिंघाड़ा कहां है झुंझुनू में, खेतड़ी कहां है झुंझुनू में, पिलानी कहां है झुंझुनू में, चिरावा कहां है झुंझुनू जिले में स्थित है। चिड़ावा कहां है? झुंझुनू जिले में स्थित है। ये यहां पर है झुंझुनू का जिला मुख्यालय। झुंझुनू का क्या है? जिला मुख्यालय है। इसके अलावा ये है अलसीसर, मलसीसर, मानी अलसीसर है, मलसीसर है, और यह है नवलगढ़। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो झुंझुनू है, नवलगढ़ है, मुकनगढ़ है, पिलानी है, सिंगाना है, खेतड़ी है। ये झुंझुनू जिले के प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल माने जाते हैं, जिसमें नवलगढ़ जो शहर है झुंझुनू जिले का वो तो हवेलियों के लिए और मानी श्रवण चित्रकारी वाली हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए झुंझुनू जिले के नवलगढ़ को शेखावाटी की श्रवण नगरी भी कहा जाता है। शेखावाटी की क्या कहते हैं? श्रवण नगरी से कहते हैं। खेतड़ी और सिंघाना को, खेतड़ी और सिंघाना और राजस्थान में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मनुष्य के द्वारा
प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है? मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा है। और राजस्थान की ताम्र नगरी किसे कहते हैं? खेतड़ी को कहते हैं। या राजस्थान में तांबे का सबसे पहले खोज कहां हुई थी? खेतड़ी में हुई थी। अब इन्हीं प्रमुख जो ऐतिहासिक स्थल हैं झुंझुनू जिले के, इन ऐतिहासिक स्थलों का हम अध्ययन करते हैं। एक बार हम शुरुआती जो है अपना उसमें झुंझुनू जिले की बेसिक जानकारी लेते हैं। उसके बाद झुंझुनू जिले के संपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का हम सचित्र अध्ययन करेंगे। अब देखो हम आगे चलते हैं। झुंझुनू जिले का हम सामान्य परिचय लेते हैं। सबसे पहले तो झुंझुनू जिले का क्या लेते हैं? सामान्य परिचय लेते हैं। मानिए हमें हर जिले का सामान्य परिचय याद होना चाहिए। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो सामान्य परिचय से आते हैं। तो देखो कौन से जिले का सामान्य, आज अपना कौन सा जिला दर्शन है? झुंझुनू। 33 जिलों में से झुंझुनू जिला कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। और जयपुर संभाग के अलावा ये कौन से क्षेत्र का जिला है? ये शेखावाटी क्षेत्र का जिला है। और शेखावाटी उस भूभाग को कहते हैं जो राव शेखा के द्वारा शासित थी। शेखावाटी किस भूभाग को कहते हैं? शेखावाटी उस भूभाग को कहते हैं जो राव शेखा के द्वारा शासित था। और यहां राव शेखा के पंच पाने थे। सबसे पहले हम देखते हैं झुंझुनू की स्थापना लगभग 1451 ईस्वी में कायम खान के पुत्र मोहम्मद खान ने की थी। तो झुंझुनू का संस्थापक कौन है? झुंझुनू का संस्थापक है कायम खान का पुत्र मोहम्मद खान। एक बेटा आपको मिलेगा कि झुंझुनू का संस्थापक झुंझार जाट है। बिल्कुल बेटा, वर्तमान झुंझुनू को वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? झुंझुनू को वर्तमान स्वरूप दिया है झुंझार सिंह जाट ने। तो वर्तमान झुंझुनू को किसने बसाया? वर्तमान झुंझुनू को बसाया है झुंझार सिंह जाट ने। परंतु यदि आपको क्वेश्चन पूछे झुंझुनू का संस्थापक किसे माना जाता है, तो मोहम्मद खां को झुंझुनू का संस्थापक माना जाता है। जैसे टोंक रियासत का संस्थापक कौन है? अमीर खां पिंडारी है। तो झुंझुनू का संस्थापक मोहम्मद खां, और मोहम्मद खां के पिता का नाम क्या है? कायम खां। और ये कायम खां ए नाम का एक व्यक्ति था, राजपूत था। इसने इस्लाम धर्म ग्रहण किया और अपने इस्लाम धर्म ग्रहण करने के वचन पर ये कायम रहा। इसलिए यहां के मुसलमान क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान। इसलिए झुंझुनू या शेखावाटी क्षेत्र के मुसलमान क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान कहलाए। जैसे अलवर क्षेत्र के मुसलमानों को क्या कहते हैं? मेव मुसलमान कहते हैं। तो कायम खानी मुसलमान कौन है? कायम खानी मुसलमान वे चौहान राजपूत हैं। कायम खानी मुसलमान कौन है? कायम खानी मुसलमान वे चौहान राजपूत हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। जिन्होंने क्या कर लिया था? इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। तो जिन चौहान राजपूतों ने मुसलमानों के भय से या मुसलमानों के दबाव में आकर और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, और इस्लाम धर्म ग्रहण करने की अपनी शर्त पर या अपने वचन पर कायम रहे, वो क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान कहलाए। और कायम खानी मुसलमानों का ही कायम खान नामक व्यक्ति का पुत्र मोहम्मद खान ने कौन से शहर की स्थापना की थी? झुंझुनू शहर की स्थापना की थी लगभग 1451 ईस्वी में। लगभग 1451 ईस्वी में। तो झुंझुनू के या शेखावाटी साइड में कौन से मुसलमान हैं? कायम खानी मुसलमान है। कायम खानी मुसलमान कौन थे? वे चौहान राजपूत जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और अपने वचन पर क्या रहे? कायम रहे। इसलिए इनको कायम खानी मुसलमान कहा गया। और इन कायम खानी मुसलमानों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इन कायम खानी मुसलमानों का प्रमुख ग्रंथ है कायम खां रासो। कायम खानी मुसलमानों का, मानी झुंझुनू को किसने बसाया? झुंझुनू को कायम खानी मुसलमानों ने बसाया। और कायम खानी मुसलमानों का इतिहास जानने का स्रोत क्या है? कायम खानी मुसलमानों का इतिहास जानने का स्रोत है कायम खां रासो नामक ग्रंथ। और कायम खां रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा? कायम खां रासो नामक ग्रंथ लिखा कवि जान ने।
कायम खां रासो नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? कवि जान ने। और कवि जान का असली नाम क्या है? कवि जान का असली नाम है विनायत खां। कि कायम खां रासो नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कवि जान। और कायम खां रासो नामक ग्रंथ में किसका इतिहास है? उन चौहान राजपूतों का इतिहास है जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। अब एक बेटा यहां पर और क्वेश्चन बनेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अलावा किस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि राजपूतों की उत्पत्ति माउंट आबू में स्थित ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई थी? तो पृथ्वीराज रासो के अलावा राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाला दूसरा प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कायम खां रासो नामक ग्रंथ है। और कायम खां रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा? कवि जान ने लिखा। और कायम खां रासो नामक ग्रंथ के रचयिता कवि जान का असली नाम क्या है? विनायत खां है। और इसी विनायत खां के कायम खां रासो नामक ग्रंथ से हमें इन कायम खानी मुसलमानों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी कायम खां नामक मुसलमान का पुत्र है मोहम्मद खां। उसने लगभग 1451 ईस्वी में झुंझुनू की स्थापना की और झुंझुनू को वर्तमान स्वरूप दिया था झुंझार सिंह जाट ने। इसलिए झुंझुनू को झुंझार जाट की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला मोहम्मद खां का पुत्र कि झुंझुनू का संस्थापक कौन है? मोहम्मद खां। और मोहम्मद खां का पुत्र शमस खां झुंझुनू का प्रथम नवाब था। तो बेटा झुंझुनू के मुस्लिम शासकों को भी क्या कहते थे? नवाब कहते थे। परंतु ध्यान देना बेटा, झुंझुनू कोई रियासत नहीं थी, झुंझुनू एक ठिकाना था। झुंझुनू कोई रियासत नहीं थी, झुंझुनू एक ठिकाना था। तो बेटा यहां पर दो क्वेश्चन बनेंगे कि आजादी से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी? आजादी से पहले राजस्थान में 19 रियासतें थी। आजादी से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19। और 19 रियासतों में से एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक के शासक को क्या कहते थे? नवाब कहते थे। तो राजस्थान की कौन सी रियासत के राजा को नवाब कहते थे? टोंक। और राजस्थान में आजादी से पहले अनगिनत ठिकाने थे। राजस्थान में आजादी से पहले ठिकाने अनगिनत थे, बहुत सारे ठिकाने थे। तो यहां दूसरा क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान के किस ठिकाने के शासक को, राजस्थान के किस ठिकाने के शासक को नवाब कहते थे? तो राजस्थान में झुंझुनू ठिकाने के शासक को, क्योंकि झुंझुनू तो रियासत तो थी नहीं, झुंझुनू एक ठिकाना था। ठीक है, और आजादी के बाद इससे जिला बनाया गया था। तो झुंझुनू ठिकाने के शासक को क्या कहते थे? नवाब कहते थे। क्यों? क्योंकि झुंझुनू पर कायम खानी मुसलमानों का राज था और झुंझुनू की स्थापना भी कायम खानी मुसलमान मोहम्मद खां ने की थी। और मोहम्मद खां का पुत्र शमस खां झुंझुनू ठिकाने का प्रथम नवाब था। झुंझुनू ठिकाने का क्या था? प्रथम नवाब। जैसे टोंक रियासत का पहला नवाब था अमीर खां पिंडारी। टोंक रियासत का पहला नवाब कौन था? अमीर खां पिंडारी। तो झुंझुनू ठिकाने का पहला नवाब कौन था? शमस खां था। और शमस खां किसका पुत्र है? मोहम्मद खां का पुत्र है। और मोहम्मद खां को झुंझुनू का संस्थापक माना जाता है, जिसने 1451 ईस्वी में शेखावाटी के सिरमौर ठिकाने झुंझुनू की स्थापना की थी। ठीक है बेटा, तो दोनों ध्यान में आपको रखना है। किस रियासत के मुस्लिम शासक को नवाब कहते थे? टोंक रियासत के। और किस ठिकाने के मुस्लिम शासक को नवाब कहते थे? झुंझुनू ठिकाने के मुस्लिम शासक को नवाब कहते थे। और झुंझुनू का पहला नवाब कौन है? शमस खां। और रोहिला खां, रोहिला खां को सहेल खां भी कहते हैं। रोहिला खां झुंझुनू का अंतिम नवाब था। शमस खां झुंझुनू का पहला नवाब है और सहेल खां या रोहिला खां झुंझुनू के अंतिम नवाब माने जाते हैं। झुंझुनू के संस्थापक कौन है?
मोहम्मद खां। झुंझुनू का पहला नवाब शमस खां। और झुंझुनू का अंतिम नवाब कौन है? झुंझुनू का अंतिम नवाब है रोहिला खां है, रोहिला खां। उसके बाद में मानी इनकी नवाबी चली जाती है, बाद में यहां पर क्या होता है, राजपूतों का आधिपत्य हो जाता है, तो कायम खानी मुसलमानों की नवाबी छिन जाती है। बाद में यहां पर क्या होगा, झुंझुनू ठिकाने पर राजपूतों का अधिकार हो जाएगा और विशेषकर शेखावत राजपूतों का यहां पर अधिकार या आधिपत्य हो जाएगा और झुंझुनू के इन मुस्लिम शासकों की जो नवाबी है वो छिन जाएगी। तो पहला नवाब शमस का है और झुंझुनू का अंतिम नवाब है सहेल खां या रोहिला खां। झुंझुनू के अंतिम नवाब माने जाते हैं और झुंझुनू का संस्थापक मोहम्मद खां है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो और साथ में फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है अपना रोहिला खां के पश्चात झुंझुनू का क्षेत्र शेखा के वंशजों के अधीन आ गया। मैंने यही बात आपको अभी बताई कि पहले झुंझुनू पर कायम खानी मुसलमानों का राज है और कायम खानी मुसलमानों में शमस खां झुंझुनू का पहला नवाब है, सहेल खां झुंझुनू का अंतिम नवाब है और सहेल खां के बाद मानी जिसको रोहिला खां भी कहते हैं के बाद झुंझुनू के क्षेत्र शेखा के वंशजों के अधीन मानी राव शेखा के कारण ही इस इलाके को क्या कहते हैं, राव शेखा के कारण ही इस इलाके को शेखावाटी कहते हैं। तो कायम खानी मुसलमानों के पश्चात झुंझुनू ठिकाने पर किसका आधिपत्य रहा, कायम खानी मुसलमानों के पश्चात या कायम खानी नवाबों के पश्चात झुंझुनू ठिकानों पर शेखा के वंशजों का, शेखा के वंशज मानी राजपूतों का आधिपत्य हो गया था। किसका आधिपत्य हो गया था, राजपूतों के अधिकार में आ गया था ये झुंझुनू का इलाका और शेखा के वंशजों के अधीन आया। इसीलिए सिक्कर, झुंझुनू और चूरू के अधिकांश भूभाग को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो क्यों सिक्कर, चूरू और झुंझुनू के अधिकांश भूभाग को शेखावाटी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये शेखा के द्वारा और उसके वंशजों के द्वारा ये शासित था और बाद में यहां पर राजपूतों का आधिपत्य होता है। और धीरे धीरे ये जो राजपूत हैं, राजस्थान के जो राजपूत शासक हैं वो किससे संधि कर लेते हैं, 1817 में राजस्थान के राजपूत शासक अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। 1817 में राजस्थान के राजपूत शासक किससे संधि कर लेते हैं, अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं और ये अंग्रेजों के मित्र बन जाते हैं और अंग्रेजों के बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार रियासतों के राजा और ठिकानों के जो ठिकानेदार हैं या जो सामंत हैं वो इनके अनुसार चलते हैं। और यहां पर अब राजपूतों के बाद जिन जिन राजपूत इलाकों ने या जिन जिन राजपूत शासकों ने अंग्रेजों से संधि की उन इलाकों पर अंग्रेजी कानून लागू हो जाते हैं, अंग्रेजी सेना रहने लग जाती है। तो आगे देखना झुंझुनू में क्या होता है। 1817 की संधियों के बाद 1817 की संधियों के बाद 1834 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी मेजर हेनरी फोस्टर ने कि 1817 की संधियों के बाद अंग्रेज अधिकारी हेनरी फोस्टर ने 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की थी। तो शेखावाटी ब्रिगेड की मानी एक सेना का नाम है। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी, 1834 में हुई थी। और 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना किसने की थी, हेनरी फोस्टर नामक एक अंग्रेज सेनापति ने की थी। और इस सेनापति के द्वारा शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना करके उस शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां रखा गया, झुंझुनू में रखा गया। मानी शेखावाटी, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई, 1834 में। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना किसने की, हेनरी फोस्टर ने की। और हेनरी फोस्टर की शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां रखा गया, झुंझुनू में रखा गया। तो आज भी झुंझुनू का वह क्षेत्र, ध्यान देना बेटा, झुंझुनू वाले यदि शेखावाटी वाले ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे झुंझुनू के जो विद्यार्थी, मानी मैं भी झुंझुनू जिले का ही हूं, ये मेरा ही जिला है, यदि मेरे जिले झुंझुनू के जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनको तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि 1834 में
जहां पर झुंझुनू में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थापित किया गया। आज भी झुंझुनू का वह क्षेत्र क्या कहलाता है? आज भी झुंझुनू का वह क्षेत्र छावनी बाजार या फौज का मोहल्ला कहलाता है। कि आज भी देखो 1834 में यहां पर शेखावाटी ब्रिगेड के सैनिकों का निवास स्थान बनाया गया था, शेखावाटी ब्रिगेड के फौजियों का निवास स्थान बनाया गया था। इसलिए झुंझुनू का आज भी वह इलाका या वह क्षेत्र छावनी बाजार के नाम से या फौज के मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। आज भी वो इलाका है जो छावनी बाजार या फौज का मोहल्ला कहलाता है। तो मेरे झुंझुनू के वीरों को समझ में आ गया होगा कि आज भी झुंझुनू के एक बाजार का या झुंझुनू के एक क्षेत्र का नाम फौज का मोहल्ला क्यों है? इसलिए नहीं है कि वहां पर फौज ज्यादा रहती है या फौजी ज्यादा रहते नहीं, पहले वहां पर फौज का मुख्यालय था। कौन सी फौज का? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था। जैसे बेटा अपने राजस्थान में कई ब्रिगेड थी, आपके क्वेश्चन बनता है एमबीसी का मानी मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां था? मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में था। ठीक है, उसके बाद में आती है मेर रेजिमेंट का मुख्यालय कहां था? मेर रेजिमेंट का मुख्यालय ब्यावर में था। वैसे ही क्वेश्चन बनता है शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां था? तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में था, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। और किस अंग्रेज सेनापति ने या किस अंग्रेज अधिकारी ने की? हेनरी फोस्टर ने की थी। क्यों करनी पड़ी अंग्रेजों को यहां? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं 1817 में राजस्थान के राजपूतों के द्वारा अंग्रेजों से क्या कर ली जाती है? संधि कर ली जाती है। अगला, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं, इसका भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे देखो, आजादी के बाद आगे है आजादी के बाद मानी स्वतंत्रता। ये तो थी आजादी तक की कहानी। आजादी के बाद या आजादी के समय शेखावाटी निजामत का कार्यालय भी झुंझुनू में था। कि आजादी के समय या राजस्थान एकीकरण के समय, आजादी के समय बोल दो या राजस्थान के एकीकरण के समय शेखावाटी निजामत का मुख्यालय भी कहां था? झुंझुनू में। देखो, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय भी कहां था? झुंझुनू में था। और शेखावाटी निजामत का मुख्यालय भी कहां था? झुंझुनू में था। और आगे है राजस्थान के एकीकरण के समय ही झुंझुनू को जिला बना दिया गया था। यह भी बेटा आपको ध्यान में रखने, राजस्थान एकीकरण के समय प्रारंभ में कितने जिले बनाए गए थे? 25 जिले। ध्यान देना बेटा, राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। और ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने। इन 19 रियासतों और 3 ठिकानों का एकीकरण कितने चरणों में किया गया? 7 चरणों में किया गया। कितने चरणों में किया गया? 7 चरणों में इन 19 रियासतों का और 3 ठिकानों का एकीकरण करके इनसे कितने जिले बनाए गए? 25 जिले बनाए गए। कितने जिले बनाए गए? राजस्थान एकीकरण के समय 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण करके और 19 रियासतों का 3 ठिकानों को एक जगह करके 25 जिले, मानी 19 रियासतों से कितने जिले बनाए गए? 25। और उन्हीं 19 रियासतों से बनाए गए 25 जिलों में से एक जिला कौन सा है? झुंझुनू जिला है। एक जिला कौन सा है? झुंझुनू। तो बेटा ध्यान देना कि राजस्थान एकीकरण के समय झुंझुनू रियासत नहीं थी। राजस्थान एकीकरण के समय झुंझुनू रियासत नहीं थी, उसके बावजूद भी झुंझुनू को क्या बनाया गया? जिला। और कुछ रियासतें ऐसी थी या कुछ राजाओं के रियासतें ऐसी थी जिनको जिले का दर्जा नहीं मिला। जैसे मैं आपको बोलूं प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ राजस्थान की एक रियासत थी और प्रतापगढ़ को प्रताप सिंह ने बसाया, परंतु प्रतापगढ़ को क्या किया गया? जिला नहीं बनाया गया। प्रतापगढ़ को बाद में मानी राजस्थान का 33वां और अंतिम जिला बनाया गया। वैसे ही राजस्थान की एक रियासत थी शाहपुरा। क्या थी? शाहपुरा रियासत, जो भीलवाड़ा में थी, जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा रियासत को भी राजस्थान एकीकरण के समय जिला नहीं बनाया गया। और झुंझुनू रियासत नहीं थी, फिर भी इसे जिले का दर्जा दिया गया। सीकर रियासत नहीं थी, फिर भी जिले का दर्जा दिया गया। चूरू रियासत नहीं थी,
फिर भी जिले का दर्जा दिया गया। तो इन 19 रियासतों के एकीकरण से राजस्थान में प्रारंभ में कितने जिले गठित हुए? 25 जिले। और आज कितने हैं? 33। और संभाग कितने हैं? 7 हैं। तो राजस्थान एकीकरण के समय ही झुंझुनू को जिले का दर्जा दे दिया गया था। तो जो झुंझुनू जो जिला है वो राजस्थान एकीकरण के समय बना था, इसका गठन बाद में नहीं किया गया था। मानी हमें 25 जिले वो हैं जो पहले से गठित हैं। बाद में कौन कौन से जिले गठित हुए? वर्तमान में 33 जो जिले हैं। तो आजादी के समय ही झुंझुनू को क्या बना दिया गया था? जिले का दर्जा दे दिया गया था। एकीकरण के समय राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। अब हम चलते हैं आगे, झुंझुनू की थोड़ी सी और बेसिक जानकारी हमें लेते हैं। देखो झुंझुनू जो जिला है, झुंझुनू जिले की और हम बेसिक जानकारी लेते हैं। और यहां से बेटा अपने निश्चिंत देखो, आपको ऐसा लगेगा जिला दर्शन पढ़ते पढ़ते कि यार देखो कितना सरल है, और प्रत्येक चीज एक ही जिले में हमें हर चीज मिल रही है। हिस्ट्री मिल रही है, कल्चर मिल रही है, स्थिति विस्तार मिल रहा है, ज्योग्राफी मिल रही है। और मैं बेटा आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के यदि 33 के 33 जिला दर्शनों का आपने मेरे निर्देशन में या मेरे साथ मिलकर जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यदि इनका थोड़ा सा भी विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में आपके राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं एक एक क्वेश्चन आपको जिला दर्शन में खोल खोल के आपके सामने रख दूंगा। इससे संबंधित जो सारी चीजें हैं वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं उनको तो पता होगा कि इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, और जो न्यू विद्यार्थी हैं उनको मैं साथ में बताता चलता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आ सकते हैं। तो झुंझुनू जो जिला है जयपुर संभाग में है, और शेखावाटी क्षेत्र का जो जिला है वो राजस्थान के कौन से भाग में है? उत्तरी पूर्वी भाग में है। राजस्थान के कौन से भाग में है? उत्तरी पूर्वी भाग में है। तो बेटा जो न्यू विद्यार्थी हैं उनको मैं बताना चाहूंगा अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। झुंझुनू जिला राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिणी पश्चिम, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो शेखावाटी का सिरमौर जिला, जयपुर संभाग का जिला, नवाबों का जिला और राव शेखा के वंशजों की कर्मभूमि झुंझुनू जिला राजस्थान के कौन से भाग में है? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में यह जो जिला है स्थित है। झुंझुनू जिले का स्थिति और विस्तार देखना, कई बार बेटा कोई भी जिले का जो देशांतरीय विस्तार है या जो स्थिति है वो पूछ ली जाती है। तो झुंझुनू जिला 27 डिग्री 38 मिनट से 28 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश व 75 डिग्री 2 मिनट से 76 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो झुंझुनू जिले का अक्षांशीय विस्तार क्या है? देखो ये दोबारा समझो, क्वेश्चन क्या बनेगा? झुंझुनू जिले का अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य है? तो यहां पर मानी अंदर से यदि बेटा वो डीपली क्वेश्चन भी पूछे, अंदर से बनाकर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आपको यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है झुंझुनू जिला कितने अक्षांशों के बीच में है? तो झुंझुनू जिला कितने अक्षांशों के बीच में है? झुंझुनू जिला लगभग 27 डिग्री 38 मिनट से 28 डिग्री 31 मिनट, मानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आएगा। दोबारा सुनो, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? झुंझुनू जिला कितने देशांतरों के बीच में? तो या तो वो ये देशांतर दे देगा 4 प्रकार के, या इन दोनों के बीच में कितने देशांतरों के बीच में है। तो 27 डिग्री 38 मिनट 28 डिग्री 31 मिनट देशांतर के बीच में है। और उत्तरी अक्षांश और उनका उत्तरी मानी अक्षांशीय विस्तार है, और ये है उनका देशांतरीय विस्तार। तो झुंझुनू जो जिला है कितने देशांतरों के मध्य है? मानी लगभग एक ही देशांतर के मध्य है और लगभग एक ही अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ये झुंझुनू जिले का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बेटा ये प्रत्येक जिले के देखो, जो बड़ी एग्जाम दे रहे हैं ना उनकी बात मैं ये बता रहा हूं, जो बड़ी एग्जाम देंगे, सेकंड ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड की है, या आरएस लेवल की एग्जाम है, या जैसे
ग्राम सेवक मैन एग्जाम है, इस प्रकार की एग्जाम, उसमें ये बेटा किसी भी जिले का पूछ लिया जाता है। अगला है झुंझुनू जिले का क्षेत्रफल 5928 वर्ग किलोमीटर है। झुंझुनू जिले का क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर जिला है। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है। और क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा जिला आप सबको याद ही होगा। और झुंझुनू जिले का क्षेत्रफल है वो है 5928 वर्ग किलोमीटर। और जो झुंझुनू जिले का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपके सामने स्क्रीन पे है। अगला हम देखते हैं इसमें कि झुंझुनू जिले की मुख्य बरसाती नदी, झुंझुनू जिले की मुख्य बरसाती नदी है कांटली। तो झुंझुनू जिले में की मुख्य नदी कौन सी है? या शेखावाटी की मुख्य नदी है कांटली। झुंझुनू जिले की मुख्य नदी कौन सी है? कांटली नदी है। और ये झुंझुनू की नहीं बेटा, ये शेखावाटी की ही मुख्य नदी मानी जाती है। शेखावाटी की मुख्य नदी का मतलब है सिक्कर और झुंझुनू की। वैसे तो शेखावाटी में चूरू जिले का भी भूभाग आता है, परंतु चूरू जिले में तो राजस्थान में कोई भी नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर तो राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है। और शेखावाटी के झुंझुनू और सीकर की प्रमुख बरसाती नदी, प्रमुख बरसाती नदी, यहां मैंने बरसाती नाम क्यों लिखा है? इसलिए लिखा बेटा वर्षा जल पर आधारित नदियां 12 मासी नहीं होती है। कि बरसाती जो नदियां होती हैं वो केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं। तो झुंझुनू जिले की प्रमुख बरसाती नदी कौन सी है? कांटली नदी, जो सीकर जिले में अरावली पर्वतमाला की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। जो सीकर जिले में अरावली पर्वतमाला की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और कांटली नदी के बाव क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? कांटली नदी के बाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। देखो सीकर और झुंझुनू को क्या कहते हैं? शेखावाटी कहते हैं। और सीकर और झुंझुनू जिले में, सीकर और झुंझुनू जिले में कांटली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। और सीकर और झुंझुनू की प्रमुख बरसाती नदी कौन सी है? कांटली नदी। और आज का अपना जिला दर्शन है झुंझुनू। तो कांटली नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है। कांटली नदी क्या करती है? झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है। तो झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? कांटली नदी है। और कांटली झुंझुनू की प्रमुख बरसाती नदी है। और यह शेखावाटी की भी प्रमुख नदी मानी जाती है। और झुंझुनू जिले के खेतड़ी में स्थित अजीत सागर बांध झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा जलाशय है। कि झुंझुनू जिले के खेतड़ी में स्थित, तो अजीत सागर बांध कहां है? अजीत सागर बांध झुंझुनू के खेतड़ी में है। और खेतड़ी का जो अजीत सागर बांध है वो झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा जलाशय माना जाता है। वो क्या है? जैसे बेटा आपको क्वेश्चन पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय है कनक सागर, राजस्थान का। यदि मैं यहां आपको साथ में और भी चीजें बताता रहूंगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय है कनक सागर। और कनक सागर जलाशय कहां है? बूंदी में स्थित है। ठीक है। तो वैसे झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? अजीत सागर। और अजीत सागर जलाशय का निर्माण खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सागर जलाशय का निर्माण खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। कब? जब स्वामी विवेकानंद खेतड़ी पधारे थे। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने से पहले झुंझुनू पधारे थे, उस समय खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा और इस अजीत सागर जलाशय का निर्माण करवाया गया था। इसकी भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत के एक महापुरुष की एंट्री झुंझुनू जिले में होती है। और उस महापुरुष का असली नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। उस महापुरुष का असली नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त है। इनकी भी मैं डिटेल आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से झुंझुनू में पहुंचते हैं, कैसे ये खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के मित्र बनते हैं और किस प्रकार से खेतड़ी का महाराजा अजीत सिंह इनको
अमेरिका के शिकागो में हो रहे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता देंगे और आर्थिक सहायता देने के साथ साथ इनको स्वामी विवेकानंद नाम भी देंगे। तो भारत के महापुरुष नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम कहां दिया गया? खेतड़ी में दिया गया, जो झुंझुनू जिले का एक प्रमुख शहर माना जाता है। और खेतड़ी का और बाकी का खेतड़ी आप पता ही होगा बेटा, खेतड़ी की डिटेल हम आगे पूरी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यहां तांबा निकाला जाता है, क्यों इसे तांबे की नगरी कहते हैं, क्यों इसे कॉपर नगरी के नाम से जाना जाता है। और आगे देखो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी तो मनाते हैं हम, तो आपको पता ही होगा कि 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 30 मार्च 1949 को जयपुर को मानी एकीकृत किया गया और 30 मार्च 1949 को लगभग राजस्थान का एकीकरण हो चुका था, इसलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। और 30 मार्च 1949 को ही झुंझुनू को क्या दिया गया? जिले का दर्जा दिया गया, कि रियासत न होकर भी झुंझुनू ठिकाने को जिले का दर्जा कब मिला? 30 मार्च 1949 को ही, मानी राजस्थान एकीकरण के दौरान ही झुंझुनू को जिले का दर्जा दे दिया गया था। यह झुंझुनू जिला जो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, जिसे वीरों की भूमि, झुंझार जाट की भूमि कहा जाता है। आगे देखो वही चीज है जो मैंने आपको बताई, झुंझुनू का नामांकन झुंझार सिंह या झुंझा जाट के नाम पर पड़ा। मानी इस देखो झुंझुनू को बसाया मोहम्मद खां ने, और मोहम्मद खां के बसाए गए झुंझुनू का नाम झुंझुनू क्यों पड़ा? झुंझार जाट के कारण पड़ा। किसके कारण पड़ा? झुंझार जाट के कारण पड़ा। जैसे चूरू को किसने बसाया? चूरू को चूहड़ा नामक जाट ने बसाया था। चूरू को किसने बसाया? चूहड़ा नामक जाट ने। तो झुंझुनू का नामांकन झुंझार सिंह या झुंझा नामक जाट के नाम पर पड़ा था। और झुंझुनू को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया, या वर्तमान झुंझुनू को किसने बसाया, या वर्तमान मानी पुराने झुंझुनू को बसाया, या जो ठिकाने रूपी या नवाब रूपी झुंझुनू को बसाया मोहम्मद खां ने, और झुंझुनू को वर्तमान स्वरूप या वर्तमान झुंझुनू को किसने बसाया? झुंझार सिंह या झुंझा जाट ने बसाया। इसीलिए इस जिले का नाम क्या पड़ा? झुंझुनू नाम पड़ा, जिसे वीरों की भूमि, और इसीलिए इसे झुंझार जाट की भूमि भी कहा जाता है। और चूरू को भी चूहड़ा नामक जाट ने बसाया था। तो यह है बेटा किसका? झुंझुनू जिले का, या शेखावाटी के सिरमौर जिले का, या जयपुर संभाग के झुंझुनू जिले का एक सामान्य परिचय। ये तो केवल और केवल बेटा अभी तक तो अपना सामान्य परिचय था। असली जिला दर्शन की जो क्लास है वो अब शुरू होगी, कि असली जो जिला दर्शन की क्लास है पर जिले, उस जिले से संबंधित प्रत्येक स्थल का विस्तार से जो अध्ययन है एग्जाम की दृष्टि से, वो अब होगी शुरू। और अब हम शुरुआत करते हैं। केवल अभी तक हमने पढ़ा है झुंझुनू जिले का सामान्य परिचय, उसका नामांकन, कब वो जिला बना, किस दिशा में वो राजस्थान के है, या किस क्षेत्र में वो स्थित है, क्षेत्रफल उसका कितना है। और अब हमारा है कि झुंझुनू जिले के प्रमुख सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थलों का क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। सचित्र और विस्तार से हम इनका अध्ययन करेंगे, और प्रत्येक जिला इस प्रकार से ही आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखो अपने, मैं यहां आपको शुरुआत करने से पहले बताऊं कि अपने एग्जाम में यह कैसे लाभप्रद होगा। जैसे बेटा अपने एग्जाम में टॉपिक आता है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थलों तो जिलों में ही होते हैं, तो यहां पर हमें जिला दर्शन से पढ़ेंगे तो प्रत्येक चीज हमें साथ में याद होगी। जैसे राजस्थान के पर्यटन स्थलों में पूछ लिया जाता है लोहागरल कहां स्थित है, कि लोहागरल एक पर्यटन स्थल है। लोहागरल राजस्थान का एक धार्मिक स्थल है, और लोहागरल को शेखावाटी का हरिद्वार भी कहते हैं। तो आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे लोहागरल कहां स्थित है, तो आपको हर जिले के, मानी आप जो मेरी जिला दर्शन की जो बुक है
जो आपके सामने ये है, ये जिला दर्शन की बुक, प्रत्येक जिला दर्शन की बुक इसी प्रकार से बनाई गई है, जिसमें पहले उस जिले का सामान्य परिचय है, बाद में उस जिले के प्रमुख सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और धार्मिक स्थलों का सचित्र वर्णन है एग्जाम की दृष्टि से। तो झुंझुनू जिले के देखते हैं, खेतड़ी, लोहागरल, मालखेतू, बगड़, सिंगाना, चिड़ावा, नवलगढ़, मंडावा, रानी सती मंदिर, पिलानी, लूणा, गोढ़ा, मैनसर, बिसाऊ, खेतड़ी महल आदि झुंझुनू के प्रमुख स्थल हैं। आदि झुंझुनू के क्या है? प्रमुख स्थल हैं। अब देखो बेटा, इन्हीं में से पहले या पीछे जो भी एग्जाम हो गई है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, मैं पहले आपको बता देता हूं। बार बार क्वेश्चन आता है, राजस्थान में रानी सती का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? तो इनका सचित्र भी बेटा इनका अध्ययन करेंगे पूरा डिटेल से भी। तो राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? झुंझुनू में, जिसे रानी सती का मंदिर भी कहते हैं। उसके बाद में शेखावाटी का हरिद्वार किसे कहते हैं? लोहागरल को कहते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, है ना, या शेखावाटी का गांधी किसे कहते हैं? तो चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को। या हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? नवलगढ़ को। या नवलगढ़ व मंडावा जो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में। कि हवेलियों के लिए प्रसिद्ध नवलगढ़ व मंडावा कहां है? झुंझुनू में है। और झुंझुनू जिले के नवलगढ़ को तो श्रवण चित्रकारी के लिए, है ना, इसकी हवेलियों पर क्या है? श्रवण चित्रकारी है। और यहां पर कौन कौन सी हवेलियां हैं? जैसे पोदार की हवेली कहां है? बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नवलगढ़ में है। और उसके बाद अपना क्वेश्चन ये तो आपको पता ही होगा कि जयपुर के ताजमहल जैसे, जयपुर के हवा महल, सॉरी बेटा, जयपुर के हवा महल जैसा दिखने वाला खेतड़ी महल कहां है? तो जयपुर के हवा महल जैसा दिखने वाला खेतड़ी महल कहां है? खेतड़ी में नहीं, झुंझुनू में है। और झुंझुनू के इस खेतड़ी महल को शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन तो अपने पहले से एग्जाम में आए हुए हैं। अब इन स्थलों में से और में से भी तो आ सकते हैं क्वेश्चन। देखो जो आए हुए वो तुम्हें बता दिए। अब इनके अलावा जरूरी थोड़ी है यही क्वेश्चन दोबारा आ जाए, बाकी के जो स्थल हैं उनमें से भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे मैनसर का क्वेश्चन आता है, सोने व चांदी की हवेली कहां है? ये जैसे सोने व चांदी की हवेली कहां है? मैनसर में स्थित है। अगला बिसाऊ का क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में कौन सी जगह है कि मूक रामलीला प्रसिद्ध है? कि राजस्थान में कौन सा स्थल है जहां की मूक रामलीला, जिसे गूंगी रामलीला भी कहते हैं, मानी रामलीला के पात्रों में जिसमें बोलता कोई नहीं है, केवल इशारों से पूरी रामलीला या रामायण समझा दी जाती है। तो मूक रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? झुंझुनू के बिसाऊ की। सोने चांदी की हवेली कहां है? मैनसर में स्थित है। और भारत के धनाढ़े व्यक्ति बिड़ला की भूमि कौन सी है? पिलानी। भारत का प्रमुख बिट्स इंजीनियरिंग कॉलेज कहां है? पिलानी में स्थित है। एक आपको नाम दिख रहा होगा, खेतड़ी। खेतड़ी के बारे में तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये तो झुंझुनू का बहुत बड़ा ठिकाना था। मालखेतू एक पर्वत का नाम है, और मालखेतू पर्वत की क्या लगती है? 24 कोसीय परिक्रमा लगती है। मालखेतू की क्या लगती है? 24 कोसीय परिक्रमा लगती है। तो बेटा इनमें से अपने क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्थल कहां है? तो ये आपके सामने जो दिख रहे हैं वो झुंझुनू जिले के प्रमुख सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और पर्यटन स्थल हैं। ये टोटल के टोटल पर्यटकों के लिए आकर्षित करने वाले या पर्यटकों को आकर्षित करने वाले राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक पर्यटन स्थल भी हैं और ऐतिहासिक भी हैं, ठीक है, और धार्मिक भी हैं। जैसे लोहागरल धार्मिक पर्यटन स्थल है, रानी सती धार्मिक पर्यटन स्थल है, और लोहागरल को तो शेखावाटी का हरिद्वार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां शेखावाटी क्षेत्र में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, ठीक है, कि शेखावाटी क्षेत्र के लोग दो जगह अस्थियों का विसर्जन करते हैं, एक तो हरिद्वार में, और हरिद्वार के अलावा वो झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी तहसील के लोहागरल कुंड में भी वो क्या करते हैं? अस्थि विसर्जन करते हैं। इसलिए इसे शेखावाटी का हरिद्वार भी कहा जाता है। जैसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं मारुत
कुंडिया को, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं, मार्तकुंडिया को। अब बेटा अब यहां से मैंने आपको बताया ना कि अब जिला दर्शन की जो असली क्लास है या जो एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है वो अब होगी अपनी शुरू यहां से। अभी तक तो हमने केवल जिला दर्शन में उस संबंधित जिले का बेसिक परिचय पढ़ा है। क्या पढ़ा है, बेसिक परिचय। अब चलते हैं इन प्रमुख इस जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भौगोलिक जो स्थल है इनका हम सचित्र और विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले इन स्थलों में चलते हैं। अपना पहला स्थल आता है खेतड़ी महल। और सीधा सीधा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि खेतड़ी महल कहां स्थित है। तो खेतड़ी महल बेटा झुंझुनू में है। देखो खेतड़ी नाम का जो कस्बा है, खेतड़ी नाम का जो कस्बा है वो भी कहां है, झुंझुनू में है। ठीक है, खेतड़ी नाम का कस्बा झुंझुनू से दूरी पर है, परंतु खेतड़ी नाम का जो महल है वो झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित है। वो क्या है, झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित है। एक बार इसकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको इसके सचित्र मानी चित्र के कि खेतड़ी महल किस प्रकार से दिखता है मैं उसको आपको बता देता हूं। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है झुंझुनू जिले का खेतड़ी महल, जिसे शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। देखो कितना सुंदर मनोरम इसका दृश्य है, जिसमें बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे आपको दिख रहे होंगे कि बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे हैं। ठीक है, आपको चित्र में दिख रहे होंगे कि इस महल के कि ये हवा महल कहलाता है। मानिए ग्रीष्मकालीन में एसी का काम करता था, हवा महल कहलाता। देखो चारों ओर से दरवाजे और खिड़कियों से बिल्कुल खुला है, परंतु आपको कहीं पर भी दरवाजे दिखाई नहीं देते हैं। मानी कोई भी ऐसा दरवाजा और कोई भी ऐसी खिड़की आपको नहीं दिखाई दे रही होगी जिस पर कोई गेट हो या जिस पर किवाड़ लगे हुए हो। तो बहुत ही मनोरम दृश्य है। और ये झुंझुनू मेन जिला मुख्यालय में जो मोड़ा पहाड़ है, झुंझुनू जिला मुख्यालय में जो मोड़ा पहाड़ है उसी की तलहटी में ये जो है खेतड़ी महल स्थित है। और इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये राजस्थान में ये महल क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे महल है, जैसे हवा महल कहां है, जयपुर में। सिटी पैलेस कहां है, जयपुर में। मुबारक महल कहां है, जयपुर में है। ठीक है, उसी प्रकार से उमेद महल कहां है, जोधपुर में स्थित है। तो खेतड़ी महल तो झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा महल या झुंझुनू जिले का सर्व प्रमुख महल खेतड़ी महल है। और इसकी बेटा हम एक बार डिटेल देखते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है या ये एग्जाम में क्यों पूछा जाता है या किस प्रकार से ये एग्जाम में आता है या कौन कौन से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो वो तो मैं आपको पहले ही बता दूं। क्वेश्चन क्या बनेंगे कि एक तो यही बनेगा महलों के या छतरियों के कि कौन सा महल कहां स्थित है या उस महल का निर्माण किसने करवाया या वो महल किस घटना के कारण आज तक सुर्खियों में बना हुआ है। तो बेटा ये क्या है, अपने जयपुर के हवा महल से पहले बना था और जयपुर का हवा महल इसी को देखकर बनाया गया था, है ना। जयपुर के हवा महल है ना, तो जयपुर का जो हवा महल 5 मंजिला है जो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया। जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह जी इस छोटे से ठिकाने के इस छोटे से महल से प्रभावित होकर उन्होंने जयपुर में बिना नींव वाला हवा महल का निर्माण किया था। अब देखते हैं इस हवा महल की खेतड़ी के हवा महल का निर्माण किसने और कब किस प्रकार से करवाया है और क्यों उनकी जरूरत पड़ी। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रत्येक चीज को आपको खोलकर बताया जाएगा। तो देखो ये जो ध्यान देना, ये जो खेतड़ी महल है कहां स्थित है, झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित है। और इस खेतड़ी महल को शेखावाटी का हवा महल भी या इसे शेखावाटी का एर दुर्ग भी कहा जाता है। कि झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित खेतड़ी महल को शेखावाटी का हवा महल या इससे शेखावाटी का एर दुर्ग भी कहा जाता है या एर दुर्ग उपनाम से भी जाना जाता है। और झुंझुनू के ये जो झुंझुनू के इस खेतड़ी महल का निर्माण लगभग 1770 ईस्वी में खेतड़ी से बीकानेर जाने वाले मार्ग पर खेतड़ी के राजा
भोपाल सिंह ने अपने ग्रीष्मकालीन आवास के लिए करवाया था। देखो बेटा, झुंझुनू जिले में एक ठिकाना था खेतड़ी, जो राजस्थान की तांबा नगरी भी कहलाती है, और खेतड़ी के महाराजा थे भोपाल सिंह। और खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह को बीकानेर रियासत के राजा से मिलने के लिए कहां जाना पड़ता था? खेतड़ी के महाराजा को बीकानेर रियासत के राठौड़ राजा से मिलने के लिए बीकानेर जाना पड़ता था। तो वो खेतड़ी से बीकानेर जाने वाले मार्ग पर, जो झुंझुनू से होकर पहले भी गुजरता था और आज भी गुजरता है, उसी मार्ग पर लगभग 1770 ईस्वी में और अपने ग्रीष्मकालीन मानी रास्ते में ठहराव के लिए या ग्रीष्मकालीन आवास के लिए या ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए इसका निर्माण 1770 ईस्वी में करवाया गया था। और इसी को देखकर 1799 ईस्वी में जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में क्या बनाया जाएगा? हवा महल बनाया जाएगा। तो हवा महल बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? झुंझुनू के खेतड़ी महल से मिली थी। और यह ग्रीष्मकालीन आवास के लिए खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा बनाया गया था। देखो, मैं आपको मैप में समझाता हूं, थोड़ा मैप में बता देता हूं। देखो, यह है खेतड़ी, इस प्रकार से। मैप में आपको बेटा थोड़ा कम दिख रहा होगा, इनके फोंट थोड़े से छोटे हैं, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया के तौर पर, देखो यहां से यहां है खेतड़ी, यहां क्या है? ये बेटा खेतड़ी है। यहां के महाराजा थे भोपाल सिंह। यहां के महाराजा कौन थे? भोपाल सिंह। और यहां के महाराजा को कहां जाना पड़ता था? यहां के महाराजा को यहां बीकानेर जाना पड़ता था। ये रास्ता है बेटा, ये आज भी ये क्या है? ये हाईवे है एक। ऐसे तो आज तो ये घूम के दिख रहा है, पहले ये ऐसे था। तो ये यहां से खेतड़ी से और यहां तक, और बीच में ये है झुंझुनू जिला मुख्यालय। तो यहां से चलकर यहां आते, यहां से बीकानेर जाते। और रास्ते में झुंझुनू जो आज जिला मुख्यालय बना हुआ है, यहां पर भोपाल सिंह ने अपने ग्रीष्मकालीन आवास के लिए एक महल का निर्माण करवाया, जिसे आज खेतड़ी महल या जिसे आज खत्री महल या शेखावाटी का हवा महल या जिसे आज एर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण हुआ था 1770 ईस्वी में। और खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये रास्ता है और यहां से ये कहां जाता है? बिसाऊ चूरू होता हुआ बीकानेर जाता है। ठीक है। और इस रास्ते पर ग्रीष्मकालीन आवास के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। आगे के मैं कोशिश करूंगा कि आगे के जो अपनी बुकलेट्स हैं उसमें ये जो मैप भी है जिले का, वो भी आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा दिखाई दे। ये क्या है? इनकी कॉपी पेस्ट ये किया हुआ है। ठीक है बेटा। अब इसमें हम आगे चलते हैं अपना झुंझुनू के खेतड़ी महल में कि किस प्रकार से, तो आगे ये मानी पता चल गया आपको निर्माण किसके लिए और कब हुआ था। अब देखो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 1770 में बना और 1770 में बने इसी खेतड़ी महल को देखकर और क्या किया गया? जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अब देखो ये खेतड़ी महल सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि 1889 में इस महल में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद ने आतिथ्य ग्रहण किया था। मानी स्वामी विवेकानंद ने, देखो स्वामी विवेकानंद भारत के नहीं बेटा, विश्व के सबसे बड़े महापुरुष माने जाते हैं, जिनके जन्म को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो 1889 में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के पास आते हैं और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह उन्हें रास्ते में कहां ठहराते हैं? तो मैंने अभी देखो आपको बताया ना कि मैप में आपको समझाया खेतड़ी जाने का रास्ता कहां से होकर गुजरता है? झुंझुनू से होकर गुजरता है। तो इस झुंझुनू के इस महल में, जिसे आज हम खेतड़ी महल कहते हैं, इसमें एक रात स्वामी विवेकानंद ने भी बिताई थी। अब यहां पर बेटा मैं आपको थोड़ा स्वामी विवेकानंद जी का परिचय देना अति आवश्यक समझूंगा कि आपके ये चीज एनी टाइम याद रहे कि किस प्रकार से कहां के स्वामी विवेकानंद, कल
कलकत्ता के स्वामी विवेकानंद कैसे झुंझुनू पहुंचते हैं 1889 में। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको यहां पर सामान्य परिचय देता हूं। देखो, नरेंद्र नाथ दत्त नाम का एक बालक था। नरेंद्र नाथ दत्त नाम का एक बालक था, जिनका जन्म 12 जनवरी को और पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था, और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ये अलौकिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे महात्मा बुद्ध की भांति। और ये क्या करते हैं बेटा, देखो नीचे से लगभग भारत का मैप ऐसा है। ये अलौकिक या दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरे भारत का पहले अपने गुरु से ज्ञान लेते हैं। गुरु से ज्ञान से ये संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ये अलौकिक या दिव्य ज्ञान के लिए पूरे भारत का भ्रमण करते हुए और मैसूर पहुंचते हैं। पूरे भारत का भ्रमण करते हुए कहां पहुंचते हैं? मैसूर पहुंचते हैं। और मैसूर कहां है? कर्नाटक में। और मैसूर में, यहां पर मैसूर में उनकी मुलाकात झुंझुनू जिले के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से होती है। कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह भी इस समय कहां घूमने के लिए गए हुए हैं? मैसूर घूमने के लिए गए हुए हैं। मैसूर में कहां रुके हुए हैं? ये टीपू सुल्तान के महल में रुके हुए हैं। यहीं पर इस नरेंद्र नाथ नामक बालक की मुलाकात किससे होती है? अजीत सिंह से। और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जो दक्षिणी भारत में गए हुए हैं, मैसूर में रुके हुए हैं, वहां पर मुलाकात होती है। अजीत सिंह इस बालक से काफी प्रभावित हो जाते हैं। अजीत सिंह इस बालक से क्या होते हैं? काफी प्रभावित हो जाते हैं और इनको खेतड़ी आने का न्योता दे देते हैं। इनको खेतड़ी आने का क्या करते हैं कि आप कभी हमारे पूरे भारत का भ्रमण तो आप कर ही रहे हो, और कभी आप मेरे खेतड़ी में भी आना, क्योंकि ये भी सनातन धर्मावलंबी है, अजीत सिंह भी सनातन धर्मावलंबी है। यहां से ये जगह है बेटा रामेश्वरम, तमिलनाडु राज्य में है, जहां से राम सेतु शुरू होता है। और रामेश्वरम में यहां पर 3 सागरों का संगम होता है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। इन तीनों सागरों के संगम को रामेश्वरम धाम कहते हैं। यहां पर बैठकर इस नरेंद्र नाथ नामक बालक ने क्या की? तपस्या की। यहीं पर बैठकर, मानी कलकत्ता में जन्म लेने वाला ये बालक पूरे भारत का भ्रमण करते हुए आता है, कहीं पर भी उससे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अंत में वो तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामक स्थान पर और एक चट्टान पर तपस्या में विलीन हो जाते हैं, और यहीं पर 3 सागरों के संगम पवित्र स्थल पर तपस्या करते हैं। यहां पर इस नरेंद्र नाथ नामक बालक को अलौकिक या दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहां से ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ये सीधे कहां जाते हैं? ये सीधे यहां पहुंचते हैं, और जहां है झुंझुनू। जहां क्या है? झुंझुनू है। क्यों पहुंचते हैं यहां से सीधे झुंझुनू? क्योंकि अजीत सिंह ने ज्ञान प्राप्त होने से पहले न्योता दिया था ना, तो ये अजीत सिंह के न्योते से झुंझुनू पहुंचते हैं। और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह इनको कहां रुकने के लिए कहते हैं? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह इनको खेतड़ी में रुकने के लिए कहते हैं। तो ये खेतड़ी महल में रुकते हैं, एक रात का आतिथ्य ग्रहण करते हैं, और अगले दिन खेतड़ी में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के पास पहुंचते हैं। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के, और यहां पर अपने दार्शनिक विचारों से अजीत सिंह जी को अवगत करवाते हैं, और खेतड़ी में अपने दार्शनिक विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहां पर इस नरेंद्र नाथ नामक बालक के प्रवचन सुनने के लिए आसपास के हजारों की संख्या में भीड़ खेतड़ी में उमड़ने लग गई। हजारों की संख्या में भीड़ कहां उमड़ने लग गई? खेतड़ी में उमड़ने लग गई। तो खेतड़ी के, अब देखो जहां ज्यादा भीड़ जाएगी वहां पानी की ज्यादा जरूरत है। तो जो ही नरेंद्र नाथ नाम का अलौकिक बालक खेतड़ी पहुंचा, खेतड़ी महल होते हुए, तो वहां पर इनके दार्शनिक विचारों से भीड़ उमड़ी, तो खेतड़ी को पानी की ज्यादा आवश्यकता हुई। तो खेतड़ी के महाराजा ने वहां पर एक जलाशय का निर्माण करवाया।
वहां पर क्या किया, ज्यादा पानी की जरूरत थी तो ज्यादा सुविधा करनी पड़ी, तो यहां पर एक जलाशय का निर्माण कराया और उस जलाशय को मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं, क्या कहते हैं, अजीत सागर बांध कहते हैं। आपको बताया था ना मैंने यहां कि ये देखो खेतड़ी में स्थित अजीत सागर झुंझुनू का सबसे बड़ा जलाशय है। मैंने कहा था ना आपको, आगे डिटेल से मैं बताऊंगा कि कैसे ये जलाशय बना था, कि किस प्रकार से ये जो जलाशय है ये बना था। तो इस प्रकार इस जलाशय का क्या होता है, निर्माण होता है। और यहीं पर खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर, यहीं पर खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर ये नरेंद्र नाथ नामक बालक है, वो अपना नाम क्या रख लेता है, स्वामी विवेकानंद। कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर ही ये जो नरेंद्र नाथ नामक बालक है, जो 12 जनवरी को जन्मा है, और इसी 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, और यहीं से अपना नाम रखते हैं स्वामी विवेकानंद। और 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहा है विश्व धर्म संसद। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में क्या हो रही है, विश्व धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। और उस विश्व धर्म संसद में भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी को या नरेंद्र नाथ जी को भाग लेने के लिए आर्थिक सहयोग किसने दिया, स्वामी विवेकानंद जी को भाग लेने के लिए आर्थिक सहयोग मानी पैसे की व्यवस्था किसने की, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने की। अजीत सागर जलाशय किसने बनाया, अजीत सिंह ने। तो बेटा आपको पता चल गया होगा कि ये खेतड़ी जो महल झुंझुनू जिला मुख्यालय पर था, ये किस कारण से भी इंपॉर्टेंट है, बनावट के कारण, अपनी भूल भुलैया के कारण तो है ही है। इसके अलावा एक महापुरुष के आतिथ्य के लिए भी ये शेखावाटी का हवा महल जाना जाता है। मानी इस महल में एक रात उस महापुरुष के कदम गिरे थे जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया था। मानी भारत को विश्व गुरु बनाने वाले स्वामी विवेकानंद के कदमों से यह पवित्र हुआ था। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा महापुरुष धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ, और इसी महापुरुष के द्वारा भारत को विश्व गुरु की पदवी मिली थी। और उस विश्व गुरु की पदवी में अपने वीरों के अपने जिले झुंझुनू का कुछ विशेष योगदान है, और इस खेतड़ी महल का भी कुछ विशेष योगदान माना जाता है। तो यहां पर मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी का भी थोड़ा सा सामान्य परिचय दिया। कहां जन्मे, स्वामी विवेकानंद जी को कहां ज्ञान प्राप्त हुआ, स्वामी विवेकानंद जी को विवेका नाम किसने दिया, स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या है, इनके गुरु का नाम क्या है, और किस प्रकार से इन्होंने भारत को विश्व गुरु की पदवी दिलाई थी। और विश्व धर्म सम्मेलन कहां हुआ था, 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। इस प्रकार से बेटा ये झुंझुनू का जो खेतड़ी महल है वो प्रसिद्ध है काफी अपना। और अब इस खेतड़ी महल में होगा कि 1889 ईस्वी में इस महल में अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या ग्रहण किया था, आतिथ्य ग्रहण किया था। अब इसकी आगे देखते हैं कि इस खेतड़ी महल की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक ये देखो इस महल में कि खेतड़ी के महल में या खत्री महल में या शेखावाटी के हवा महल में या शेखावाटी के एर दुर्ग में लखनऊ जैसी भूल भुलैयों की झलक देखी जा सकती है। मानी तो यहां क्वेश्चन क्या बनेगा, राजस्थान का कौन सा महल है जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैयों की झलक देखी जा सकती है, तो वो झुंझुनू जिला मुख्यालय का खेतड़ी महल या शेखावाटी का हवा महल या शेखावाटी का एर दुर्ग, जिसका निर्माण खेतड़ी के महाराजा ने अपने ग्रीष्म आवास के दौरान करवाया और जिसमें एक रात का भारत के महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने भी आतिथ्य ग्रहण किया। ठीक है, और उसका चित्र एक बार पुनः आप देख सकते हो कि इसमें अनगिनत खिड़कियां और दरवाजे हैं, परंतु कोई भी दरवाजों पर गेट नहीं लगा हुआ है,
कोई भी खिड़की पर गेट नहीं लगा हुआ है। बार बार मेरे को तो देखो, मैं इसको कई बार देख चुका हूं, मेरे तो खुद के जिला मुख्यालय में है, और अब सचित्र भी मेरे को आगे बढ़ने में मतलब ऐसे महसूस होती है कि मैं बार बार इसको देखता रहूं। और हकीकत में आज ये बेटा खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है देख रेख के अभाव में, परंतु ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके अंदर जाने से मानी ग्रीष्म ऋतु में वो फीलिंग आती है जो चाहे किसी भी कंपनी के एसी रूम में जाने से नहीं आती है। तो बहुत ही अच्छा है, बनावट में बहुत अच्छा है, और इसी की बनावट देखकर जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह जी को और एक ऐसा ही महल बनाने की प्रेरणा मिली जिसे राजस्थान का हवा महल या एयर दुर्ग कहते हैं, और इससे कहते हैं शेखावाटी का हवा महल। कमेंट के माध्यम से जो अन्य जिलों के विद्यार्थी जो देख रहे हैं, एक बार जरूर बताने की कोशिश करें कि हमारे झुंझुनू का आपको खेतड़ी महल ये जो है वो कैसा लगा था। ठीक है, अब चलते हैं हमें आगे। देखो इसी अब इस खेतड़ी महल की अलग से जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं, यहीं से अपने क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो देखो आगे, शेखावाटी का एयर दुर्ग कहे जाने वाले इस महल में दरवाजों व बड़ी खिड़कियों का अभाव है। मानी एक तो इसमें दरवाजे नहीं है, गेट नहीं है, दरवाजों का अभाव है और बड़ी खिड़कियों का अभाव है। मानी इसमें छोटी छोटी खिड़कियां हैं, इसमें क्या है, छोटी छोटी खिड़कियां हैं, और इसे शेखावाटी का एयर दुर्ग कहते हैं। जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह खेतड़ी महल की बनावट से प्रेरित होकर, ध्यान देने बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह झुंझुनू जिला मुख्यालय के खेतड़ी महल जो भोपाल सिंह ने बनाया, इसकी बनावट से प्रेरित होकर 1799 ईस्वी में जयपुर में एक भव्य इमारत जो 5 मंजिली है निर्माण कराया, जिसे हवा महल कहते हैं। तो असली हवा महल कहां है, असली हवा महल कहां है, जयपुर में है। ठीक है, और असली हवा महल जयपुर को किसकी बनावट के आधार पर बनाया गया है, झुंझुनू जिले के खेतड़ी महल की बनावट के आधार पर बनाया गया, 1799 में बनाया गया है। और बेटा ये जयपुर पढ़ा, मैं जयपुर जिला दर्शन कराऊंगा तब इस महल की भी डिटेल आपको विस्तार से सचित्र में बताऊंगा। यहां पर मैं थोड़ी डिटेल आपको हवा महल जयपुर वाले की जरूर बताना चाहूंगा कि जयपुर का हवा महल 5 मंजिला है, 1799 में बना है, सवाई प्रताप सिंह ने बनाया है। ठीक है, और इस हवा महल की आकृति राधा के मुकुट जैसी है या भगवान कृष्ण के मुकुट जैसी है। तो राजस्थान की कौन सी इमारत की आकृति राधा के मुकुट जैसी है, जयपुर के हवा महल की। और जयपुर का हवा महल बिना किसी नींव पर रखा गया, मानी जयपुर के हवा महल की जो नींव है वो बिना किसी नींव पर रखी गई है, उसका भी मैं आपको सचित्र अध्ययन करवाऊंगा। तो इस प्रकार से ये था अपना बेटा खेतड़ी महल झुंझुनू जिले का। खेतड़ी महल कहां का, झुंझुनू जिला मुख्यालय का। बेटा हम सबसे पहले झुंझुनू जिला मुख्यालय के अंदर जो चीजें है ना, मुख्यालय से बाहर की बाद में पढ़ेंगे, पहले झुंझुनू जिला मुख्यालय के अंदर कौन कौन सी चीजें। तो झुंझुनू जिला मुख्यालय के अंदर है खेतड़ी महल। एक बार आप इनके, ये हो गया खेतड़ी महल, एक बार मैं आपको इनको बोर्ड पे खेतड़ी महल और आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, तो बेटा आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, खेतड़ी महल कहां है, खेतड़ी महल झुंझुनू में है। खेतड़ी महल कहां है, झुंझुनू में है, जिला मुख्यालय पर। खेतड़ी महल का निर्माण ग्रीष्मकालीन आवास के लिए किसने करवाया, खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया। खेतड़ी का महल क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने एक रात का आतिथ्य ग्रहण किया था। और खेतड़ी महल की बनावट से प्रेरित होकर जयपुर में क्या बना, हवा महल। खेतड़ी महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया देखी जा सकती है, इसमें दरवाजे और बड़ी खिड़कियों का अभाव पाया जाता है। इसी खेतड़ी महल को शेखावाटी का हवा महल और इसी खेतड़ी महल को शेखावाटी का एयर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने कब आतिथ्य ग्रहण किया था, 1789 ईस्वी में, 1709 मानी
1889 ईस्वी में इसमें आतिथ्य ग्रहण किया था। ठीक है, अब बेटा हम आगे चलते हैं अपने अगले राजस्थान में झुंझुनू जिले के प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल पर, और दूसरा राजस्थान में यहां पर प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है रानी सती का मंदिर। राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मंदिर रानी सती का मंदिर है। यह भी बेटा अब तो ये क्या है, इसके क्वेश्चन पूछने बंद हो गए हैं, और रानी सती का जो मेला भी है उस पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, वरना इसका एक क्वेश्चन बार बार पहले एग्जाम में आता था कि राजस्थान में सतियों का सबसे बड़ा मेला, क्या राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है, तो राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मेला झुंझुनू जिले में लगता है, और उस सती को रानी सती के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मंदिर कहां है, झुंझुनू में। तो देखना इसमें रानी सती का, रानी सती का, तो रानी सती का ऐतिहासिक मंदिर झुंझुनू जिला मुख्यालय पर मानी खेतड़ी महल से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। खेतड़ी महल से 3 किलोमीटर दूर झुंझुनू जिला मुख्यालय पर कौन सा मंदिर है, रानी सती का मंदिर है, जो राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मंदिर कहां है, झुंझुनू में। और आप देख सकते हो ये आपके सामने स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा है ये झुंझुनू के रानी सती मंदिर का पिक है, या झुंझुनू के रानी सती मंदिर का चित्र है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा सती मंदिर माना जाता है। मानिए ये जो रानी सती जी का जो मंदिर है वो राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। जो राजस्थान में सती का क्या है, सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। पहले यहां पर राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मेला लगता था भाद्रपद अमावस्या को। तो सतियों का मेला कब लगता है, भादवे की माउस को या भाद्रपद अमावस्या को। आज भी सती का पूजन होता है, परंतु सती के पूजन प्रतिबंध पूजन पर, मेलों पर और महिमा मंडन पर राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा रखा है। क्यों, क्योंकि यह राजस्थान की एक कुप्रथा थी। अब रानी सती के बारे में हम थोड़ा सा इस सती मंदिर के बारे में, या भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के सबसे बड़े सती मंदिर के बारे में, या रानी सती जी के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि इनके कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं। और बेटा आपको ये अपना पहली क्लास है जिला दर्शन की, देखने वाले सभी विद्यार्थियों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि आपको ये क्लास इस प्रकार से सचित्र पसंद आ रही है या आगे भी क्लास इसी प्रकार से लगानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव छोड़ें। चाहे आपका सुझाव, मेरे में आपको कोई कमी लग रही है, सभी विद्यार्थियों को यह बोल रहा हूं, यदि आपको मेरी इस जिला दर्शन की जो क्लास है और उसमें आपको कोई कमी लग रही है या आपको कोई अच्छाई लग रही है, मानी आपका नकारात्मक सुझाव और आपका सकारात्मक सुझाव दोनों के दोनों आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के जो रचनात्मक सुझाव हैं वो सुरेंद्र महिला सादर आपके आमंत्रित करेगा। यदि और भी कोई इन जिला दर्शनों में सुधार करना है, पढ़ाने के तरीके में सुधार करना है, या बुकलेट में या सचित्रों में आपको सुधार करना है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत करवाने की कोशिश करें। और ये मेरी जिला दर्शन की पहली क्लास है और आप इसको अधिक से अधिक शेयर और अधिक से अधिक इसको लाइक करें और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको पहुंचाएं, तो ज्यादा से ज्यादा साथियों के या ज्यादा से ज्यादा प्यारे विद्यार्थियों के मुझे रचनात्मक जो सुझाव हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव सुझाव हो, मानी मुझे आप में मेरे में जो कमियां हैं या अच्छाइयां हम मुझे बताने का आप प्रयास करें। यदि जो हो तो आत्मसम्मान बढ़े और कुछ जैसे मेरे में जो कमियां हो तो मैं उनका सुधार करूं और आपका और भी अत्यधिक तरीके से या और भी रचनात्मक तरीके से मैं आपका ज्ञानवर्धन कर सकूं। इसी कामना के साथ आपका अपना सुरेंद्र महिला आगे चलता है अभी, और हम देखते हैं रानी सती जी के बारे में थोड़ी सी डिटेल। तो देखो, रानी सती झुंझुनू जिले की रानी सती का असली नाम था नारायणी। जैसे बेटा
लगभग देवियों का असली नाम, जैसे जीर्ण माता का असली नाम जयवंती बाई, और करणी माता का असली नाम रिधु बाई, आई माता का असली नाम सांगी आई, और नारायणी माता का असली नाम जो अलवर की है करमेती बाई। तो रानी सती का असली नाम क्या था? नारायणी देवी। रानी सती का असली नाम क्या था? नारायणी देवी था। मानी रानी सती का असली नाम नारायणी देवी था। रानी सती के पति का नाम श्रेष्ठी तनधन दास था। मानी ये एक सेठ थे, ये एक व्यापारी थे, और रानी सती के माने नारायणी देवी के पति का नाम क्या था? तनधन दास था। रानी सती को दादी जी के उपनाम से भी जाना जाता है। झुंझुनू जिले की रानी सती जी को दादी जी उपनाम से भी जाना जाता है। और दादी जी या रानी सती या नारायणी देवी के पति तनधन दास की हत्या इसार के नवाब के सैनिकों ने की थी। मानी इसार के नवाब के साथ और सेठ तनधन दास का मनमुटाव हुआ था। और हिसार जो हरियाणा में है, इसार कहां है? हरियाणा में है। और यहां पर क्या हुआ था? और नारायणी देवी के पति सेठ या श्रेष्ठी तनधन दास की हत्या हुई थी। और रानी सती 1595 ईस्वी में सती हुई थी, अकबर के शासन काल में। मानी नारायणी देवी के पति की हत्या कब हुई थी? 1595 में। कहां? इसार के नवाब के सैनिकों ने हत्या की थी। अब बेटा यहां पर ध्यान देना है, देखो जहां पर मंदिर बना हुआ ना, ये मैं आपको बता देता हूं, जहां पर मंदिर बना हुआ है वहां पर रानी सती है वो सती नहीं हुई थी। यहां पर उनकी घोड़ी आकर रुकी थी। ऐसा सती होने के बाद इनके पास एक बहुत ही चमत्कारिक घोड़ी थी, और ऐसा कहा गया कि ये घोड़ी पर जाकर रुकेगी, वहीं पर मंदिर बनेगा। तो ये सती अन्यंत्र जगह हुई थी, सती किसी अन्य जगह है हुई थी, और इनका मंदिर वहां बना था जहां इनकी घोड़ी रुकी थी। तो नारायणी देवी किसके साथ सती हुई? अपने पति श्रेष्ठी तनधन दास के साथ सती हुई थी, और 1595 में यह सती हुई थी। और भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस कहते हैं। भाद्रपद अमावस्या को क्या कहते हैं? सतिया अमावस कहते हैं, जो सतियों की सबसे बड़ी अमावस है। और भाद्रपद अमावस्या को यहां पर राजस्थान में सतियों का सबसे बड़ा मेला या राजस्थान में सती का सबसे विशाल मेला लगता था भाद्रपद अमावस्या को। परंतु बेटा इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कब? 1987 में। कि राजस्थान में सतियों का सबसे बड़ा मेला कहां लगता था? झुंझुनू में रानी सती का मेला था, जहां से भारत के कोने कोने से रानी सती के श्रद्धालु भाग लेते थे। भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस भी कहते हैं। तो आपके यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है बेटा कल्चर का भी, सतिया अमावस किस महीने में आती है? तो भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस कहते हैं। जैसे सावन की अमावस को हरियाली अमावस कहते हैं। सावन की अमावस को क्या कहते हैं? हरियाली अमावस कहते हैं। तो भाद्रपद की अमावस्या को सतिया अमावस कहते हैं। यहां पर मेला लगता था। 1987 में इस मेले पर राज्य सरकार के द्वारा या तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी के द्वारा सतियों पर कानून बनाकर और सती मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि बेटा 1987 में क्या घटना घटित हुई थी? राजस्थान में एक महिला सती हुई थी जिसका नाम है रूप कंवर। जिसका नाम क्या है? रूप कंवर, जो सीकर के देरवाड़ा में सती हुई थी 1987 में। यह राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। यह क्या मानी जाती है? राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। और राजस्थान की अंतिम सती हुई थी 1987 में। इसके बाद राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा बवाल मचा था, और इसके बाद इसी सती के कांड से और क्या हुआ? हरदेव जोशी की सरकार गिर गई थी, और तत्कालीन राजस्थान की सरकार ने सती प्रथा पर एक कठोर कानून बनाकर सती के उकसावे के लिए, सती के महिमा मंडन के लिए मेलों पर और इन पर राज्य सरकार के द्वारा क्या लगा दिया गया था?
प्रतिबंध तो आज इसका कोई भी मेला नहीं लगता है, महिमा मंडन नहीं किया जाता है। केवल श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार यहां पर जाते हैं, भोग लगाते हैं, रानी सती जी से या दादी जी से मनोकामना करते हैं और अपने घर लौट आते हैं। मानी मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है 87 में अंतिम सती के बाद। और इस राजस्थान में हर जगह है लगने वाले सतियों के मेले पर या सतियों के महिमा मंडन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो राजस्थान की अंतिम सती थी रूप कंवर, जो सती हुई थी सिक्कर जिले के देरवाड़ा गांव में। उसके बाद राजस्थान में लगने वाले सभी सती मंदिरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और राजस्थान की प्रमुख सती है नारायणी सती। और एक जो मेरा वीडियो देखने वाले विद्यार्थियों से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं बेटा, राजस्थान में उल्लेखित प्रथम सती कौन है? अंतिम सती रूप कंवर है। तो आपके सामने आपको कमेंट में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका उत्तर सभी विद्यार्थियों को छोड़ना है, देखने वाले हैं उनको जो समझ रहे हैं कि राजस्थान की प्रथम प्रमाणिक सती किसे माना जाता है, कि राजस्थान की प्रथम प्रमाणिक सती किसे माना जाता है। मानी वह पहली महिला जो राजस्थान में पहली बार सती हुई थी। मानी राजस्थान की पहली प्रमाणिक सती का उल्लेख कहां मिलता है और किस शिलालेख में मिलता है, और वो राजस्थान की पहली प्रमाणिक सती कौन है? अंतिम सती तो है रूप कंवर। अंतिम सती कौन है? रूप कंवर। अब आपको पता चल गया होगा कि आज राजस्थान में भाद्रपद अमावस्या को जो सतियों के मेले क्यों नहीं लगते हैं, और भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस के नाम से भी जाना जाता है। और रानी सती का असली नाम क्या था? नारायणी। और रानी सती अपने परिवार की 13 स्त्रियों के साथ सती हुई थी। रानी सती के साथ अर्थात नारायणी देवी के साथ उनके परिवार की कितनी स्त्रियां सती हुई थी? उनके परिवार की 13 स्त्रियां सती हुई थी। नारायणी देवी के साथ कितनी स्त्रियां सती हुई? 13 स्त्रियां सती हुई थी। तो नारायणी देवी का मंदिर कहां है? झुंझुनू में, जिनको रानी सती या दादी जी के नाम से जाना जाता है, जिनके पति का नाम है सेठ तंधन दास है, जिनकी हत्या हिसार के नवाब के सैनिकों ने लूट के उद्देश्य से और वो चमत्कारी घोड़ी प्राप्त करने के लिए भी की थी। वो घोड़ी जहां पर आकर रुकी थी, ऐसा दंत कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि वहीं पर इनका क्या बना था? मंदिर बना था। और रानी सती जी के साथ इनके परिवार की 13 स्त्रियां क्या हुई थी? सती हुई थी। यदि आप यहां से इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दे देता हूं, साथ में लेना चाहो तो आप ये इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि रानी सती का असली नाम वगैरह ये, और ऊपर से लेना चाहो तो यहां से भी ले सकते हो। ये रानी सती की अपनी डिटेल है। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले पर, और रानी सती के बाद में खेतड़ी महल हो गया, रानी सती। अब अगला ये तो बेटा तो झुंझुनू जिला मुख्यालय पर दो चीजें थी। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर दो ही मेन चीजें थी, दो ही प्रमुख स्थल थे। एक तो खेतड़ी महल या शेखावाटी का हवा महल, एक रानी सती का जो मंदिर है वो। इसके अलावा झुंझुनू जिला मुख्यालय पर अन्य कोई एग्जाम की दृष्टि से बड़ा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल नहीं है। इसके अलावा झुंझुनू जो जिला है उसमें और कौन से स्थल हैं वो हम देखते हैं। इसके अलावा अगला है शक्कर पीर बाबा की दरगाह। शक्कर पीर बाबा, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? अजमेर में स्थित है। वैसे ही शक्कर पीर बाबा, ऐसा कहते हैं बेटा, इनको शक्कर पीर बाबा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ऐसा दंत कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि ये उस समय शक्कर मानी चीनी बरसती थी वहां पर। क्या बरसती थी? चीनी बरसती थी। तो शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहां स्थित है? झुंझुनू जिले के नरहड़ में स्थित है। और ये शेखावाटी के बड़े ही चमत्कारिक पीर माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? शेखावाटी के। जैसे राजस्थान के प्रसिद्ध चमत्कारिक पीर कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीमुद्दीन नागौरी, मिठे शाह। जैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके बेटा, मिठे शाह की दरगाह कहां है? मिठे शाह की दरगाह गागरोन में स्थित है। दुल्ले शाह की दरगाह कहां है? पाली जिले के सोजत में। हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहां है? नागौर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है?
अजमेर में स्थित है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहां लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। वैसे ही शक्कर पीर बाबा की दरगाह और शक्कर पीर बाबा का उर्स लगता है झुंझुनू के नरहड़ कस्बे में। झुंझुनू के कौन से कस्बे में लगता है? झुंझुनू के नरहड़ कस्बे में लगता है, जो पिलानी के पास है। जो किसके पास है? नरहड़ कस्बा पिलानी के पास है। नरहड़ जो कस्बा है, कस्बा तो नहीं, ये एक छोटा सा गांव है। तो यहीं पर पिलानी के पास स्थित ये नरहड़ कस्बा, ठीक है। तो पिलानी के पास क्या है? ये स्थित है नरहड़। पिलानी के पास नरहड़ स्थित है। यहीं पर है शक्कर पीर बाबा की दरगाह है, यहीं पर। तो यहां के जो सूफी संत थे, यहां के जो मुस्लिम पीर थे, यहां के मुस्लिम पीर को शक्कर पीर बाबा के नाम से जाना जाता है। तो शक्कर पीर बाबा की दरगाह है, कहां स्थित है? नरहड़ में स्थित है। और नरहड़ के इस शक्कर पीर बाबा को वांगड़ का धनी भी कहा जाता है। एक बेटा ध्यान देना, एक वांगड़ प्रदेश है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक तो वांगड़ प्रदेश है राजस्थान में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और एक है बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश शेखावाटी के एक भूभाग को बांगड़ प्रदेश कहते हैं, और शेखावाटी के किस भूभाग को बांगड़ प्रदेश कहते हैं? पिलानी, नरहड़ और चिड़ावा के आसपास के क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश। और इसीलिए शक्कर पीर बाबा जिनकी दरगाह नरहड़ में है, जिन्होंने झुंझुनू के नरहड़ क्षेत्र में अनेक चमत्कार दिखाए थे और असाध्य रोगियों का जिन्होंने अपने चमत्कारों के बल पर इलाज किया था, इन्हीं महापुरुष को बांगड़ के धनी के नाम से जाना जाता है। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार नरहड़ के शक्कर पीर बाबा को बांगड़ का धनी के नाम से जाना जाता है। और यह है बेटा इनकी दरगाह। ये इनकी दरगाह क्या क्या है? एक बहुत ही सुंदर चित्र है बांगड़ के धनी शक्कर की, मानी शक्कर पीर बाबा, जो नरहड़ में इनकी दरगाह जो स्थित है। और नरहड़ बेटा एक और प्रसिद्ध है, क्योंकि नरहड़ में अभी भूमिगत परीक्षण के लिए एक सैन्य अड्डा भी बना गया। मानी इसी जो पीर दरगाह के आगे सैन्य अड्डा भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापित किया गया। तो आपके सामने जो दिख रहा है वो ये है शक्कर पीर बाबा की दरगाह, जो पिलानी के पास नरहड़ नामक कस्बे में स्थित है, और जिनको बांगड़ का धनी कहते हैं। और देखो आगे, शक्कर पीर बाबा का उर्स, मानी मुसलमानों के जो मेले लगते हैं ना बेटे, ध्यान देना, मुसलमानों के या सूफियों के मेले को क्या कहते हैं? उर्स कहते हैं, मेला। मानी मुसलमानों के मेले को क्या कहा जाता है? मुसलमानों के मेले को उर्स कहा जाता है। तो शक्कर पीर बाबा का मेला या शक्कर पीर बाबा का उर्स भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, मानी भगवान कृष्ण के जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा? राजस्थान के किस संत का या किस मुस्लिम संत का या राजस्थान के किस मुस्लिम पीर का उर्स कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है? तो बांगड़ के धनी, बांगड़ के धनी और शक्कर पीर बाबा का जो उर्स है, जो मेला है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, मानी कृष्णा जन्माष्टमी को, मानी गोगा नवमी से एक दिन पहले नरहड़ के शक्कर पीर बाबा का उर्सिया मेला लगता है, जो शेखावाटी का सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। जैसे राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स या मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। तो शेखावाटी का सबसे बड़ा उर्स कौन सा है? तो शेखावाटी का सबसे बड़ा उर्स है नरहड़ के शक्कर पीर बाबा का उर्स, जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही भगवान कृष्ण का हैप्पी बर्थडे, मानी कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। और शक्कर पीर बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। शक्कर पीर बाबा किनके समकालीन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। मानी शक्कर पीर बाबा कौन सी शताब्दी में हुए थे? शक्कर पीर बाबा 12वीं शताब्दी में हुए थे। और 12वीं शताब्दी में अजमेर में तो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और 12वीं शताब्दी के अंत में
और बांगड़ के दणी या शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध सूफी संत थे नारड़ के शक्कर पीर बाबा, जो ख्वाजा मोइन चिश्ती के समकालीन माना जाता है। आगे देखो, शक्कर पीर बाबा के गुंबद से कभी शक्कर बरसती थी, ऐसा बेटा दंत कथा में ऐसा कहा जाता है कि नारड़ के पीर बाबा का जो गुंबद है ना, उस गुंबद से कभी क्या बरसती थी, शक्कर अर्थात चीनी बरसती थी। इसलिए इसे शक्कर पीर बाबा के माने ये जो गुंबद है, ये जो गुंबद है, इससे ऐसा कहते हैं कि शक्कर बरसती थी। और इसके अंदर ध्यान देना बेटे, इसके अंदर जो हमारी साइड में जो मान्यता है, अब वो मान्यता असली है या नहीं है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। देखो, इसके अंदर ये आज का अपना ये लास्ट है और बाकी का जो बचा हुआ झुंझुनू जिला दर्शन है उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहां जो दंत कथाओं में जो चीजें हैं मैं आपको बता दूं कि ऐसा ये किसके समकालीन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन है, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने कई चमत्कार शेखावाटी क्षेत्र में दिखाए थे, इसलिए इनको बांगड़ का दणी भी कहते हैं। और शेखावाटी के परोपकार के लिए इन्होंने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए। और ये जो गुंबद जिनको आधुनिक स्वरूप आज दिया गया है, पहले ऐसा कहते हैं कि इस गुंबद से शक्कर बरसती थी, इस गुंबद से क्या बरसती थी, शक्कर अर्थात चीनी। और ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर देखो, ये इसका एंट्री गेट है, इसके अंदर प्रवेश करते ही एक चौकोर कुंड आता है, इसके अंदर प्रवेश करते ही एक चौकोर कुंड आता है, ये इसका एंट्री गेट है। यहां पर क्या है, एक चौकोर कुंड है। उस कुंड में, वो कुंड किससे भरा हुआ है, आज मिट्टी से भरा हुआ है। वो कुंड किससे भरा हुआ बेटा, मिट्टी से भरा हुआ। ऐसा कहते हैं कि कभी ये कुंड शक्कर से भरा हुआ था, कभी ये कुंड किससे भरा हुआ था, शक्कर से भरा हुआ था, क्योंकि गुंबद से शक्कर बरसती थी। उसके बाद में किसी तांत्रिक ने इसको क्या किया, ये जो शक्कर बरसती थी इस पर कोई नजर या टोटका कर दिया, तो ये जो शक्कर का जो कुंड था, बरस बरस के जो शक्कर भरती थी, वो मिट्टी का बन गया। और आज इस मिट्टी के कुंड में पागल आदमी का इलाज होता है। आज ये जो मिट्टी का कुंड है ना, इस कुंड में ऐसा कहते हैं कि इस कुंड की मिट्टी का हाथों पर लेप करने से एक जो पागल होते हैं ना, जिनका दिमाग खराब हो जाता है या जो पागल हो जाते हैं या जिनके माइंड में कुछ अलग प्रकार की चीजें आ जाती हैं, या अपने मारवाड़ी में मैं बोलूं कि भाई का तो गर्मी चढ़ गई, तो इस प्रकार के जो पागल लोगों का इलाज शक्कर पीर बाबा में दरगाह में उस कुंड में होता है। और वहां पर उस मिट्टी में उनको स्नान कराया जाता है, मिट्टी का लेप किया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि ये जो छोटी बीमारियां हैं, चर्म रोग है और रोग है, कानों में मवाद का आना है, अन्य किसी जैसे कोई एलर्जी टाइप का है, तो ऐसा कहते हैं कि इस कुंड की मिट्टी लेपने से ही कई असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। ऐसी शेखावाटी क्षेत्र में और इस नारड़ के शक्कर पीर बाबा की मान्यता है। और यहां से कई राज्यों से जो इनका कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका उर्स लगता है, उसमें लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। तो ये क्या है, इनका एक लक्खी मेला या इनका एक लक्खी उर्स माना जाता है। लक्खी मेला या लक्खी उर्स क्या होता है बेटा, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हो, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हो। तो राजस्थान के जिला दर्शन में आज की क्लास में झुंझुनू जिला दर्शन पार्ट फर्स्ट में आज के लिए इतना ही। बाकी के बचा हुआ राजस्थान का जो जिला दर्शन है, वो राजस्थान के झुंझुनू जिले का जिला दर्शन का पार्ट जो 2 है, वो हम अगली क्लास में इसका सचित्र और विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे। आपको ये मेरी क्लास है जिला दर्शन की, अपने जो जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, ये आपको कैसी लगी? और आपके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, आपके सुझाव हैं वो जरूर मुझे अवगत करवाने की कोशिश करें, ताकि हम आपको, यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो उसमें अपने उस प्रकार के सुझाव हमें दें। कोई सुधार करना हो तो उस प्रकार के सुझाव हमें दें। और आपको 33 जिलों के माध्यम से ये मेरा दावा है कि मैं राजस्थान को आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी कल्चर और लगभग अधिकांश ज्योग्राफी के तथ्यों का आपको मैं जिला दर्शन में ही
पूर्ण रूप से याद करवा दूंगा। और अब देखो आगे जिला दर्शन सरल कैसे होते जाएंगे। जैसे एक जिला दर्शन पूरा होने के बाद में हम दूसरा जिला दर्शन पढ़ेंगे, तो पहले पढ़े हुए जिला दर्शन का उसके साथ रिपीटेशन या तुलना करते चलेंगे। जैसे आपने तरीका देख लिया होगा पढ़ाने का कि जैसे शक्कर पीर बाबा का जो दरगाह आई, तो मैंने राजस्थान की लगभग सभी दरगाहें आपको मौखिक बता दी है। तो ऐसे क्या है, संबंधित चीजें हम हर जिले से देखते रहेंगे। जैसे खेतड़ी महल पढ़ा, तो मैंने आपको जो खेतड़ी महल से क्या क्या चीजें हुई और खेतड़ी महल को देखकर जो जयपुर का हवा महल बना, वो भी मैंने आपको यहीं पर मौखिक बताया। मानी जो जिला पढ़ रहे हैं, जो जिला हेडिंग है अपना, उसका पूरा डिटेल से और सचित्र अध्ययन करवाया जाएगा, और साथ में उस जिले से या उस स्थल से संबंधित अन्य जिलों की चीजें भी आपको मौखिक साथ में बताई जाएगी। यदि आपको यह तरीका पसंद आया है तो इस क्लास को लाइक व शेयर जरूर करें, ठीक है, और अपने विद्यार्थियों को, अपने साथियों को भी इस चीज से अवगत करवाएं। और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से, कैसा भी सुझाव हो, मुझे जरूर अवगत करवाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा लेता है आपका अपना झुंझुनू जिले का निवासी, वीर जिले का निवासी, आपका अपना साथी, आपका अपना प्यारा गुरु सुरेंद्र महला। और आगे की क्लास में हम इन्हीं जो बाकी के बचे हुए हैं उनका हम सचित्र इस प्रकार से जो हैं जिला दर्शन के ऐसे जो हैं हर टॉपिक का हम अध्ययन आगे तक करते रहेंगे। और जिला दर्शन के बाद में ये जो सारी बुकलेट्स हैं, ये प्रत्येक बुकलेट हैं वो जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी विद्यार्थियों को ये बुकलेट्स है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। और एक माने आप देखना कि इसमें प्रत्येक जिला जो दर्शन है, प्रत्येक जो जिला दर्शन है उसका विवरण इसमें हर जिले की एक अलग अलग से आपको बुकलेट मिलेगी। हर जिले की एक आपको अलग से बुकलेट मिलेगी और प्रत्येक जिले को इस प्रकार से सचित्र आपके अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में राजस्थान के जिला दर्शन पार्ट 2 के साथ, जिसमें पार्ट 2 में भी झुंझुनू जिले का पार्ट 2 होगा। बचे हुए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थलों का अध्ययन हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आपका अपना सुरेंद्र महला। जय हिंद, जय भारत, राम राम।